हेलो एवरीवन, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए इस डिफरेंस को स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स। तो जब हम बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स की, तो इनको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज J ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब हम वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इनको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज I ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डेफिनेशन की जब हम बात करें तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग। तो ऐसा एग्रीमेंट जो कि वॉइड है, which is not enforceable by law from the very start, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो शुरुआत से ही क्या है, वॉइड है, यानी कि वॉइड एब इनिशियो। ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable, it becomes void when it has ceased to be enforceable। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो void कॉन्ट्रैक्ट में कब बदल जाएगा, जब वो कोर्ट में एनफोर्स होना बंद हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, void कॉन्ट्रैक्ट। voidable कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली जब उसको बनाया गया है वो परफेक्टली वैलिड है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी एक ऐसी पार्टी है जो कि उसे क्या करवा सकती है, कोर्ट में उसे अनल करवा सकती है, उसे कैंसिल करवा सकती है। यानी एग्जाम्पल अगर हम ले कि ए और बी दो पार्टीज हैं, इनके बीच में एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे या तो ए के पास ऑप्शन होगा इसे कैंसिल करवाने का, या बी के पास, दोनों के पास ऑप्शन नहीं है उसको कैंसिल करवाने का। ए इसको एनफोर्स करवा सकता है और बी के पास ऑप्शन है इसे कैंसिल करवाने का। तो इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। दैट मीन्स कोई ना कोई एक पार्टी ऐसी है जो इसे क्या कर सकती है, कैंसिल करवा सकती है। किस बेसिस पे कैंसिल करवाएगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बी की जो कंसेंट है वो क्या है, वो फ्री नहीं है। फ्री कंसेंट का जो ग्राउंड है उसके बेसिस पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसे वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है, उसे अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है। एनफोर्सेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो सभी के सभी जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं वो शुरुआत से ही अनएनफोर्सेबल होते हैं। कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसे कोर्ट में एनफोर्स करवाया नहीं जा सकता है। ठीक है। जब हम बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो स्टार्टिंग में जब तक जिस पार्टी के ऑप्शन पे वो वॉइड हो था, ठीक है, यानी कि अगर बी के पास ऑप्शन था इसे अवॉइड करने का, तो बी जब तक कोर्ट में नहीं जाती है इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के लिए, तब तक ए के पास ऑप्शन है बी के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे एनफोर्स करवाने का। दैट मीन्स ये एनफोर्सिएबल होते हैं अनलेस वन पार्टी चूजेस टू अवॉइड इट। कौन सी पार्टी, दैट मीन्स बी। बी जब तक कोर्ट में नहीं जाएगी तब तक ए से एनफोर्स करवा सकता है। अगर हम डिफरेंस करें वैलिडिटी के ऊपर, तो वॉइड एग्रीमेंट्स जो थे वो कभी भी वैलिड होते ही नहीं है, दे आर नेवर लीगली बाइंडिंग। वॉइड एग्रीमेंट कभी भी लीगली बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगा। जब हम वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, इनिशियली जब तक इनको कोर्ट में अवॉइड नहीं करवाया गया है तब तक वो वैलिड होते हैं, लेकिन जैसे ही जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी वो कोर्ट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइडेबल हो जाएगा, यानी कि उसको अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज ऑन अफेक्ट ऑफ पार्टीज। जब हम वॉइड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो दोनों की दोनों पार्टीज की किसी तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी तरह का अफेक्ट किसी भी पार्टी के ऊपर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने क्या कहा कि मैं ए के मरे हुए बेटे को जिंदा कर दूंगा। ठीक है, सी इसका मरा हुआ बेटा है, बी ने कहा कि मैं जादू मंत्र से तुम्हारे मरे हुए बेटे को जिंदा कर दूंगा। तो अगर बी इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है,
तो यहाँ पे ना तो बी के ऊपर कोई इफेक्ट है ना ए के ऊपर इफेक्ट है, ठीक है। इमोशनल इफेक्ट है लेकिन लीगल इफेक्ट किसी तरह का नहीं है। तो लीगल ऑब्लिगेशन किसी भी पार्टी की नहीं है। जब हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वन पार्टी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट वाइल द अदर में चूज टू अवॉइड इट, ठीक है। ए ने डरा धमका के बी से उसका जो घर था वो खरीद लिया, ठीक है, पैसे देके खरीद लिया लेकिन डरा धमका के कोर्सन से, तो कंसेंट बी की फ्री नहीं है। तो यहाँ पे ए क्या कर सकता है, जब तक बी कोर्ट में नहीं गया है तब तक क्या करेगा, ए इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है, ठीक है। और बी के पास ऑप्शन क्या है कि वो अपना घर नहीं बेचना चाह रहा है ए को, तो वो कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लेगा, अवॉइड कर देगा, ठीक है। तो अफेक्ट ऑन पार्टीज क्या हुआ कि एक पार्टी के पास एनफोर्समेंट का राइट है, दूसरी पार्टी के पास एनलमेंट का राइट है। जब हम बात करें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, तो यहां किसी तरह का कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने की या कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है पार्टीज की। जब हम वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नेसेसरी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तभी तो ये वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। लेकिन एक पार्टी के पास हमने स्पेशल ऑप्शन क्या दे दिया कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करवा सकती है, इसको कैंसिल करवा सकती है। क्यों करवा सकती है, क्योंकि उसकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज अपॉन रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, रिस्टोरेशन, ठीक है, कि एक पार्टी ने दूसरी को कोई भी चीज, कोई भी पैसा, कोई प्रॉपर्टी कुछ भी दिया है, वो उसे वापस लेने का अधिकार या राइट है या नहीं है, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि एग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड है तो रेस्टिट्यूशन का क्वेश्चन रेज ही नहीं होता है, ठीक है। रेस्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड होता है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, सेम वही एग्जाम्पल, बी का घर है, ए ने क्या किया, डरा धमका के ये जो घर है ये ले लिया। अब ए के पास पोजेशन है इस बी के घर का, बी चला गया कोर्ट में, कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, एनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया। तो अब रेस्टिट्यूशन कैसे होगा कि ए ने जो ये घर लिया है ये घर इसे बी को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी के पास राइट है कि जो चीज, जो प्रॉपर्टी इसके पास से ट्रांसफर हुई है दूसरी पार्टी के पास, वो इसे वापस से मिलेगी, रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड होता है तो रिस्टोरेशन रिक्वायर्ड हो सकता है। बी कोर्ट में नहीं जाता है तो रेस्टिट्यूशन नहीं होगा, बी कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने बी के फेवर में डिक्री पास कर दी है, देन रेस्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज अबाउट इफेक्ट ऑन थर्ड पार्टीज, कि क्या ए और बी के बीच में अगर कोई भी वॉइड एग्रीमेंट है तो उसका थर्ड पार्टीज के ऊपर किसी तरह का कोई भी अफेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है, दोनों केसेस में। तो अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कि बी ने कहा कि तुम्हारे घर में जो गड़ा हुआ धन संपदा है, जो खजाना गड़ा हुआ है, वो मैं तुम्हारे घर से जादू से निकाल दूंगा, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्टीज के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। जब हम बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, कि ए है, बी का जो घर था इसने डरा धमका के ले लिया, बी अभी कोर्ट में नहीं गया है, ठीक है। मीनवाइल ए ने क्या किया, वो घर सी को सेल कर दिया, ठीक है। सी को नहीं पता कि ए ने ये घर बी से डरा धमका के लिया है या ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस घर को लिया गया है, ठीक है। तो अगर बी कोर्ट में गया और कोर्ट ने बी के फेवर में डिक्री पास कर दी है, तो इस केस में जो इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी है, ये जो सी, जो इनोसेंट पार्टी है, इसका जो अफेक्ट, इसके ऊपर भी क्या होगा, अफेक्ट आएगा अगर इनके बीच के जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिसाइंड किया गया है, ठीक है। तो थर्ड पार्टीज में बी अफेक्टेड, यहाँ पे थर्ड पार्टीज के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट आने का क्वेश्चन नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं, हमने बात की है किसकी, वॉइड एग्रीमेंट की, ठीक है। तो वॉइड एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट
या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड बहुत अलग अलग ग्राउंड्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, कि जो एग्रीमेंट है विदाउट कंसिडरेशन है, इलीगल ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, तो इस इन बेसिस के ऊपर क्या हो सकता है, एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो सकता है। लेकिन जब हम वॉइडेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे ओनली कंसेंट का ग्राउंड है, कि जो कंसेंट है वो क्या है, वो फ्री नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं वो किस चीज को लेकर है, दैट इज अबाउट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो बेसिक एलिमेंट कोई भी हो सकता है कि जो पार्टीज हैं साउंड माइंड की नहीं है, या कोई भी एक पार्टी है वो क्या है, माइनर है, क्योंकि माइनर के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, वर्ड होगा, यानी वर्ड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड एग्रीमेंट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉजेस यानी कि रीजंस क्या है। ठीक है, रीजंस क्या है या कॉजेज क्या है फॉर वॉइड एग्रीमेंट्स, और कॉजेज क्या है फॉर वॉइडेबल। तो यहाँ पे लैक ऑफ कंसेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, और यहाँ पे लैक ऑफ कंसेंट क्या है, इज द ओनली रीजन। लैक ऑफ कंसेंट यानी कि लैक ऑफ फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट क्या हो सकती है, कि कॉर्सन है, ठीक है, कॉर्सन या फोर्स का यूज किया गया है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, या फिर मिस्टेक ऑफ द पार्टीज है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ द पार्टीज है, या फिर डोमिनेंट पोजीशन का जो मिसयूज किया गया है, दैट ये मिस्टेक है, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर जो कंसेंट है पार्टीज की वो अफेक्ट हो सकती है। सो फ्री कंसेंट इज द ओनली ग्राउंड जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है, कि कॉर्सन है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है, ये सारे क्या हैं, दे आर द ग्राउंड्स फॉर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे रीजंस लैक ऑफ कंसेंट है, अनलॉफुल कंसिडरेशन हो सकती है, इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ ग्राउंड्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इन सभी डिफरेंसेस को यहाँ इस टेबल के अंदर सम अप किया गया है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच।